अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ की मेज़बान आसमा इकबाल। ईद के बाद, ईद की छुट्टियों के बाद से आज हमारा पहला शो है। बहुत सारे दिन हो गए हैं कि हमने बहुत अहम जो इंटरनेशनल स्टोरीज़ हैं उन पर उस तरह से बात नहीं की है। इस वक्त जो इंटरनेशनली सबसे अहम मामला चल रहा है वो आप जानते हैं कि रूस और यूक्रेन के माबैन होने वाली जंग है। तो आज प्रोग्राम के आगाज़ में सबसे पहले इसी जंग के हवाले से आपको अपडेट ही देंगे कि जो दुनिया की ताकतवर तरीन ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसको G7 का नाम दिया गया है, क्योंकि इसमें दुनिया के जो बड़े 7 ममालिक हैं वो शामिल हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो 7 ममालिक हैं, ये बात करने जा रहे हैं सदर ज़ेलेंस्की से, यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। क्या बातचीत होगी जी, ये तो 8 मई को पता चलेगा, क्योंकि जंग आज़ादी माफ़ कीजिएगा जंग अज़ीम के ख़ात्मे का जो अलामती दिन है वो आप जानते हैं कि 8 मई को मनाया जाता है। ये दिन उस जंग अज़ीम के ख़ात्मे को याद किया जाता है। जंग अज़ीम में कितना नुकसान हुआ था, क्या हुआ था, 8 मई को ये सारी यादें जो हैं धुंधलाई हुई ताज़ा होने लगती हैं। तो इसी अहम दिन के मौके पर इस जंग को जंग अज़ीम में तब्दील होने से रोकने के लिए ये मुज़ाकरात किए जाएंगे, ये बात की जाएगी। इस मौके पर यूक्रेन के सदर ने जर्मन जो चांसलर हैं ओलाफ शोल्स, उनको भी कहा है कि वो भी आएँ। 9 मई को उनसे भी मुज़ाकरात हो रहे होंगे। अच्छा, यूक्रेन की जानिब से इस जंग में अभी चूँकि ये जंग भी जारी है, जहाँ साथ साथ मुज़ाकरात हो रहे हैं, रूसी जो जंगी बहरी जहाज़ है उसको तबाह करने का दावा कर दिया है और इस वाक़े को रूस की फ़ौज के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी करार दिया जा रहा है। रशिया के क्या दावे हैं, रशिया क्या कह रहा है, वो कितना अंदर तक पहुंच चुका है, यूक्रेन के कितनी कामयाबियां उसको मिल रही हैं, पहले ये सारी चीज़ें, ये सारी सिचुएशन एक पैकेज के अंदर आपको दिखाते हैं। फिर हमारे साथ हमारी गेस्ट डॉक्टर फराह नाज साहिबा मौजूद होंगी, उनसे उनका तज्ज़िया जान लेंगे। रूस यूक्रेन जंग 72वें रोज में दाखिल हो चुकी है और रूस ने मशरकी यूक्रेन के इलाके क्रामातोरिस्क में गोला बारूद के डिपो को तबाह करने का दावा सामने आया है। मॉस्को ने यह भी कहा कि इसके फिजाई दिफा ने मशरकी लुहानस्क के इलाके में यूक्रेन के 2 जंगी तैयारों को भी मार गिराया है, जबकि रूस ने गुज़िश्ता रोज ये दावा भी किया कि इसके तोपखाने ने यूक्रेन के मुतादिद ठिकानों और महाजों को निशाना बनाकर 600 से ज्यादा फौजियों को हलाक कर दिया है। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी यूक्रेन के इलाके ज़ैपोरिज़िया के मकबूजा हिस्सों में रूसी हुकाम अपने कारोबार की दोबारा रजिस्ट्रेशन करने, टैक्स अदा करने और अपनी खेती की जमीन की इतला देने पर मजबूर कर रहे हैं। उधर पेंटागन का कहना है कि रूसी अफवाज की अक्सरियत जो बंदरगाही शहर मारियोपोल के आसपास थी, वहां से निकलकर अब शुमाल की तरफ चली गई है और मारियोपोल में तकरीबन 2000 फौजी रह गए हैं। तर्जुमान का कहना है कि अगरचे मारियोपोल में अब भी रूसी बमबारी जारी है, लेकिन इस इलाके में रूसी अफवाज की रफ्तार सुस्त हो चुकी है, क्योंकि रूसी अफवाज इस वक्त मशरकी डुम्बास के इलाके में अहम लड़ाई में मसरूफ है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा मारियोपोल से लोगों का इनखला के तीसरे फेज की तैयारी कर रहा है। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि रूसी अफवाज अब भी शहर के अज़ोस्टाल प्लांट पर गोलाबारी कर रही है, जहां शहरी और फौजी दस्ते पनाह गुज़ीन हैं, और यूरोपीय कमीशन के मुताबिक रूस पीर के रोज तक इस जगह पर मुकम्मल कब्जा करने का इरादा रखता है। सदर ज़ेलेंस्की ने अपने वीडियो पैगाम में रूस पर जंग की तवालत का इल्जाम आयद करते हुए ये भी कहा कि रूस ये जंग खत्म नहीं करना चाहता। एक तरफ रूस के हमले जारी हैं तो दूसरी तरफ रूस ने पोलैंड को अपने खिलाफ बयानात पर तनकीद का निशाना बनाते हुए उसे अपने लिए खतरा करार दे दिया है। पोलैंड ने यूरोपीय यूनियन पर जोर दिया है कि वो मॉस्को पर पाबंदियां मजीद सख्त करे और नेटो से मुतालबा किया कि वो यूक्रेन को उसके मशरकी हिस्सों में दाखिल होने वाली रूसी अफवाज के खिलाफ लड़ाई में मुसल्लह मदद करे। रूस की एक आला सफारतकार ने मॉस्को और कीव के दरमियान अमन मुज़ाकरात को जमूद का शिकार करार देते हुए यूक्रेन को ही कसूरवार ठहराया है। सफारतकार का कहना है कि यूक्रेनी सियासतदानों के बयानात से वाज़ेह है कि वो मुज़ाकरात के लिए संजीदा नहीं। बिल्कुल जी, ज़ेलेंस्की ये कहते दिखाई देते हैं कि रशिया ये जंग ख़त्म ही नहीं करना चाहता। तो जब रशिया को ये जंग ख़त्म ही नहीं करनी है तो फिर इस तरह से मुज़ाकरात करने का फ़ायदा नहीं है, वो भी यूक्रेन के प्रेसिडेंट से। फिर तो जो मुज़ाकरात हैं वो रशियन प्रेसिडेंट से किए जाने चाहिए। तो ये जो 7 ताकतवर तरीन ममालिक की एक ऑर्गेनाइजेशन है G7, ये फिर क्या बातचीत कर रही होगी ज़ेलेंस्की से, इसके क्या नताइज सामने आ सकते हैं, ये हम जान लेते हैं डॉक्टर फराह नाज साहिबा से। माहिर हैं बैनुल-अक़वामी उमूर की, वीडियो लिंक पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। मैम फराह, अब तक आवाज़ आ रही है मेरी?
कोशिश करेंगे जी डॉक्टर फरानाज साहिबा से हम रब्ता कर सकें, ऑडियो के थोड़े से इश्यूज़ आ रहे हैं। बहरहाल बात हम कर रहे हैं जी रूस और यूक्रेन जंग के हवाले से, जिसमें आप जानते हैं कि अब तक बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है। दावे जो हैं अभी यूक्रेन की जानिब से आया है कि एक बहुत बड़ा जो रूसी जंगी बहरी जहाज़ है उसको तबाह कर दिया गया है, और ये भी कहा जा रहा है कि रशियन फ़ौज के लिए, रशिया के लिए एक बहुत बड़ी नाकामी है। लेकिन यूक्रेन का जो इलाका है मारियोपोल, वहाँ शदीद ख़राब हालात के बावजूद अक़वाम मुत्तहिदा जो है मकीनों के इनखला के तीसरे फ़ेज़ के लिए तैयार है। तर्जुमान का बताना यह है कि जंग शुरू होने के बाद अब तक मारियोपोल और गिरदनवा से 500 शहरियों को निकाला जा चुका है। मारियोपोल में मकामी हुकाम ने रूसी अफवाज पर शहरियों को निकालने के लिए आने वाली इमदादी गाड़ी पर फायरिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए जंगबंदी के माहदे की खिलाफ वर्जी करार दे दिया। इल्ज़ामात का सिलसिला जारी है। मुज़ाकरात का सिलसिला भी अब बस शुरू हुआ चाहता है। 8 तारीख से क्या नताइज होंगे, डॉक्टर फरानाज साहिबा से जानते हैं। फरा साहिबा, आवाज़ आ रही है अब आप तक? जी बिल्कुल आसमा, आवाज आ रही है। अच्छा, बहुत शुक्रिया फरा साहिबा, बहुत नवाजिश आप वक्त निकाल रही हैं। डॉक्टर फरानाज साहिबा, सवाल मेरा यही है कि जब ज़ेलेंस्की खुद ये कह रहे हैं कि रशिया ये जंग ख़त्म ही नहीं करना चाहता, बहुत सारे ममालिक ये कहते दिखाई दे रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया भी ये कहता दिखाई दे रहा है, तो फिर ज़ेलेंस्की से मुज़ाकरात का क्या फ़ायदा हो सकता है G7 सरबराह ममालिक को? फिर तो आपको नहीं लगता कि मुज़ाकरात जो हैं वो पुतिन से किए जाने चाहिए? बिल्कुल पुतिन से किए जाने चाहिए, लेकिन क्या ये इस तमाम मुज़ाकरात में पुतिन को पार्टी कंसिडर करते हैं या नहीं, राइट? तो पहले इस चीज को समझना चाहिए। अभी जैसे आप अपने पैकेज में बता रही थी कि रशिया इस लड़ाई को एंड नहीं करना चाहता है, तो रशिया के लिए भी दिस इज वॉर ऑफ समथिंग दैट्स गोइंग टू डिसाइड द फ्यूचर ऑफ रशिया। क्योंकि एक तरफ अमेरिका और उसके वेस्टर्न एलाइज थ्रू नेटो रशिया पे प्रेशर डाले जा रहे हैं, जहां पे आपने अभी सुना होगा कि वो बात कर रहे हैं मोर एंड मोर एलिगेशंस, मोर एंड मोर सैंक्शंस ऑन रशिया। इवन जो G7 की मीटिंग हो रही है, इसमें भी यही बातचीत होनी है कि किस तरीके से रशिया को इतना प्रेशराइज किया जाए ताकि रशिया को इनके टर्म्स पे लाया जाए। तो ये तो जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो लड़ाई है, दिस इज मोर अबाउट कि कैसे रशिया को कॉर्नर किया जाए इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में। तो रशिया तो कभी नहीं चाहेगा कि वो कॉर्नर हो जाए, वो तो आखिरी दम तक लड़ेगा जितना वो कर सकता है, जितना उसकी कैपेसिटी में है। एंड ऑफ द डे क्या यूक्रेन को इससे कोई फायदा हो रहा है? यूक्रेन तो मेरे ख्याल से बेचारा पिस रहा है दो पावरफुल कंट्रीज के राइवलरी में। अब इसमें रशिया चाहता है कि अमेरिका उसको डिफीट ना करे, लेकिन अमेरिका चाहता है कि वो रशिया को डिफीट करे। आई वाज शेयरिंग इन वन ऑफ माय आर्टिकल्स के जब मैंने 15 टॉप इकोनॉमीज को चेक किया कि उसमें कौन कौन से ममालिक शामिल है, तो मेरे लिए एक सरप्राइज था कि उसमें पहले नंबर पर एज वी ऑल नो अमेरिका है, फॉलोड बाय चाइना एज द सेकंड पावरफुल इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। तो जो 15 ममालिक थे पावरफुल इकोनॉमीज में, उसमें सिर्फ चाइना और रशिया दो ये इकोनॉमीज थी जो अमेरिका की वेस्टर्न ब्लॉक के अदर साइड ऑफ द बास्केट थी। तो मुझे वहाँ से अंदाज़ा लगा कि जो मेरी एनालिसिस है, टाइम विल प्रूव इट, कि अमेरिका की पॉलिसी जो ब्लीड रशिया पॉलिसी उन्होंने बनाई हुई है, दे कम अप विद दिस पॉलिसी के पहले जाया जाए और जो कमज़ोर इकोनॉमी है एज कम्पेयर टू चाइना, क्योंकि चाइना इज द सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर अमेरिका, तो इन्होंने ये पॉलिसी बनाई कि जो कमज़ोर है, क्योंकि रशिया स्टैंड करता है 11 पोजीशन पे, तो पहले जाके उसको टारगेट किया जाए। फिर उसके बाद जब इसको टारगेट कर लिया जाएगा, बाकी जो ममालिक है वो तो ऑलरेडी अमेरिका के साथ गुड टर्म्स में है, जिसमें फ्रांस है, जर्मनी है, बाकी सारे जितने भी यूके है, ऑस्ट्रेलिया है, जो इसके ममालिक है, तो वो तो ऑलरेडी इन गुड टर्म्स विद अमेरिका और इसके वेस्टर्न एलाइज के साथ है। तो पहले ये रशिया को ब्लीड करना चाह रहे हैं, फिर उसके बाद दे विल गो एंड ब्लीड चाइना। तो उसके लिए इन्होंने जो अमेरिका ने पॉलिसी बनाई है कि ब्लीड रशिया थ्रू यूक्रेन, तो इन्होंने यूक्रेन को, अगर आप थोड़े जो पिछला हो चुका है इन तमाम दिनों की लड़ाई में, तो रशिया हमेशा कहता था इन द बिगनिंग कि हम लोग लड़ाई नहीं करना चाहते हैं, वी विल नेवर इन्वेड यूक्रेन, लेकिन रशिया को इस नतीजे पे लाया गया, इस स्टेज पे पहुंचाया गया कि वो हमला करे, और उसको हमला करना पड़ा क्योंकि उसको इट वाज ऑल अबाउट सर्वाइवल एंड इस पोजीशन, क्योंकि इन्होंने जो वायलेशन की थी दैट वाज जो एग्रीमेंट ऑलरेडी तय पाया था बाय द टाइम ऑफ द बर्लिन वॉल का जो फॉल हुआ था उस वक्त के, ये लोग ईस्टर्न साइड पे अपने ट्रुप्स को नहीं स्टेशन करेंगे। तो एक्चुअली तो इन्होंने वायलेशन की नेटो ने कि इन्होंने अपनी एक्सपेंशन शुरू कर दी, तो रशिया को तो प्रूव करना था कि भाई आपने अगर वायलेशन की है, ये इनके बीच एक एग्रीमेंट हुई थी विच वाज नॉट अ रिटन एग्रीमेंट, ये इनके बीच एक म्यूचुअल एग्रीमेंट थी कि ये इस तरफ नहीं आएंगे, ये उस एग्रीमेंट से हिले, उस एग्रीमेंट से ये मुकर गए, तो रशिया हैड टू इन्वेड टू प्रूव इट्स स्टैंस।
ठीक है। अच्छा, ये फरमा दीजिएगा कि आज अभी थोड़ी देर पहले ये दावा जो किया जा रहा था अमेरिका की जानिब से कि ये जो एक रूसी मिसाइल क्रूज़ को तबाह किया गया है यूक्रेन की जानिब से, इसके अंदर अमेरिका ने उसको मदद दी थी यूक्रेन को, लेकिन उसकी थोड़ी देर के बाद ही हमने देखा कि ये जो दावा है अमेरिका की जानिब से, इस दावे को वापस ले लिया गया। तो क्या वजह है कि पहले अमेरिका की तरफ से ये दावा किया गया कि जी इंटेलिजेंस मालूमात जो हैं वो यूक्रेन को हमने दी थी और अब फिर ये दावा वापस ले लिया गया? क्या पहले अमेरिका ये बताना चाह रहा था कि जी हम रशिया के ख़िलाफ़ इस नहज तक पहुंच चुके हैं कि यूक्रेन के साथ हम इस जंग में पूरी तरह से खड़े हैं? तो फिर अगर ये साबित करना था, फिर वापस क्यों लिया दावा फरनाज साहिबा? ज़रूरत क्यों पेश आई इसकी? आई थिंक ये जो हम कहते हैं ना, बार बार बात करते हैं फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर। तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में जो मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन और मीडिया जो मिसमैनेजमेंट है, वो चीज़ें तो चलती रहती है। ये इस लड़ाई का एक हिस्सा है। तो ये बार बार इसमें ऐसी तमाम चीज़ें लाएंगे जिसकी वजह से हाइप क्रिएट होगी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में, व्हिच दे हैव बीन डूइंग। तो ये उसी की एक कड़ी है जो इन्होंने किया और फिर उसके बाद उसी बात को उन्होंने डिनाई किया। नाउ कमिंग बैक टू कि ये क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पे इनकी स्टैंडिंग क्या है और ये क्या करना चाहते हैं। तो ये उन तमाम ममालिक को, जिसमें पोलैंड भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, पोलैंड को भी ये बता रहे हैं कि आप अमेरिका और इसके एलाइज जो है कि हम आपको वेपन्स देंगे एंड ऑल दोस वेपन्स हैव टू सप्लाई फ्रॉम देयर टू यूक्रेन। तो ये चीज़ें चलती रहेगी। अब इनमें से इन्होंने काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स है जो इन्होंने वापस भी ले लिए। तो ये इट्स नॉट समथिंग जो अभी हुआ और उसके बाद नहीं होगा, ये चलती जाएगी और होती जाएगी एंड वी हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ठीक है, तो आप ये समझ रही हैं कि जिस तरह से ये कहा जा रहा है बहुत सारे मुबस्सिरीन की जानिब से भी कि रशिया जो है वो कहीं ना कहीं जनूबी यूक्रेन के अंदर हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहना चाहता है और हमेशा हमेशा के लिए मौजूद रहेगा। ये अल जज़ीरा की रिपोर्ट के अंदर भी ये बात इंकशाफ की गई है। इसमें हकीकत है, रशिया ऐसा चाह रहा है, यूक्रेन और ख़ास तौर पर जो उसके इत्तेहादी हैं रशिया को ऐसा करने देंगे? हो पाएगा मेरे ऐसा? ख्याल से मेरे ख्याल से और मेरे एनालिसिस के मुताबिक ये लड़ाई काफी मुश्किल है दोनों के लिए, क्योंकि एक तरफ रशिया को कंसर्न्स है अमेरिकन ट्रुप्स के या नेटो ट्रुप्स के इसके ईस्टर्न बॉर्डर पे होने के। सेकेंडली, जो इलाके अब इस लड़ाई की वजह से रशिया ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिए हैं, तो ऑफ कोर्स इट हैज बिकम अ थ्रेट टू ऑल दोज कंसर्न्ड स्टेट्स। तो वो तो नहीं चाहेंगे कि रशिया वहां पे स्टेशन हो, लेकिन क्या वो रशिया को वहां से अब निकाल सकते हैं? मेरे ख्याल से बहुत मुश्किल है। तो इन दोनों के बीच में ये जो वो जो कहती है ना अनबन है, ये अनबन चलती रहेगी उस वक्त तक जब तक ये अपने ट्रुप्स को ईस्टर्न साइड पे जाने से रोकेंगे नहीं। और वो मेरे ख्याल से वो अमेरिका के और इसके वेस्टर्न अलाइज के बेस्ट इंटरेस्ट में नहीं है। ऑल व्हाट दे वांट इज यूक्रेन की तो 60% ऑफ इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ऑलरेडी डैमेज हो चुका है। तो यूक्रेन अनफॉर्चुनेटली इसका टारगेट हो रहा है जो अमेरिका की ब्लीड रशिया पॉलिसी है। उसकी वजह से उसके लोग बेचारे ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस का शिकार हो रहे हैं, उनकी तमाम तरह फैसिलिटीज तबाह बर्बाद हो रही है। लेकिन जो उनके प्रेसिडेंट साहब है उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि व्हाट एक्चुअली अमेरिका एंड इट्स एलाइज आर डूइंग टू इट। नथिंग इज कमिंग इन द बेनिफिट ऑफ यूक्रेनियंस अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर फरनाज साहिबा आपके तज्ज़िये के लिए, आपके वक्त के लिए। आपको भी ऐसे ही दिखाई दे रहा है बहुत सारे दीगर और तज्ज़ियाकारों की तरह की जो जंग है ये बहुत लंबी चलने वाली है। तो अभी ये जो मुज़ाकरात होने जा रहे हैं ज़ेलेंस्की के साथ G7 ममालिक के, इसे कोई बहुत ज़्यादा उम्मीद ये नहीं रखनी चाहिए हमें कि फ़ौरन से ये जंग जो है इसके बाद ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि ज़ेलेंस्की से मुज़ाकरात उतने ज़्यादा शायद अभी वक्त की ज़रूरत नहीं है जितने ज़्यादा व्लादिमीर पुतिन से मुज़ाकरात किए जाना ज़रूरी है। उसकी जानिब अभी कोई आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। अब बहुत सारे ममालिक जो हैं असलहा फराम भी कर रहे हैं, असला उनका बिक भी रहा है और बहुत सारे उनके फ़ायदे भी हो रहे हैं इस जंग से। उन फ़ायदों को मद्देनज़र रखते हुए उनके हक़ में भी यही बात जारी है कि इस जंग को और ज़्यादा तूल दिया जाए और ऐसा किया भी जा रहा है। उसी जानिब इशारा कर रही थी डॉक्टर फरनाज साहिबा। अब हमें बात करनी है कि ऐसी जंग की जो हम सब ने लड़ी है, और ये लड़ी है हमने एक वायरस के ख़िलाफ़। अब मैं बात कर रही हूँ कोरोना वायरस की, जिसने दुनिया भर में बहुत ज़्यादा तबाही मचाई। लेकिन आज ही आलमी इदारे सेहत ने इंकशाफ ये किया है कि वो डेथ जो कोरोना की वजह से हुई, जो रिपोर्ट हुई हैं WHO की रिपोर्ट ये बता रही है कि तकरीबन वो 54 लाख अमवात थी। हम भी आपको बताते रहें कि दुनिया भर में तकरीबन 54 लाख अफराद जो हैं कोरोना की वजह से मौत के मुंह में गए हैं। लेकिन अब WHO की जो नई रिपोर्ट आई है वो ये कह रही है कि जी अगर हम बात कर लें जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 की, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ 54 लाख लोग पूरी दुनिया में इससे हलाक हुए हैं, बल्कि इनकी तादाद तो 3 गुना तकरीबन बनती है। कहा यह जा रहा है
कि 1,49,00,000 से ज़ायद अफराद हलाक हुए हैं कोरोना की वजह से। सिर्फ 54 लाख की तादाद क्यों सामने आई? इसलिए सामने आई कि बहुत ज़्यादा अमवात जो हैं वो रिपोर्ट ही नहीं हुई, और ये जो 3 गुना तादाद है जो अब बताई जा रही है, और उसमें तकरीबन 2 गुना जो है रिपोर्ट ही नहीं हुई, उसका अगर हम हाफ़ कर लें तो तकरीबन 50 लाख के करीब बताया जा रहा है कि जिन अमवात को शुमार नहीं किया जा सका उनका ताल्लुक भारत से है। अगर वाक़तन ऐसा है तो यकीनन एक बहुत ही बड़ी ख़बर है, बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि बहुत सारी जगहों पर हम ये देख रहे हैं कि कोरोना दोबारा से उठ खड़ा हुआ है बहुत सारे ममालिक के अंदर। चाइना ही को ले लीजिए, जहाँ से इसका आगाज़ हुआ था, अभी भी वहाँ पर सूरत हाल अबतर है। शंघाई के अंदर क्या सूरत हाल है, पिछले दिनों भी हमने आपको इससे आगाह किया था। बहुत सारे और दुनिया के जो ममालिक हैं, ख़ित्ते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ें हो रही हैं। थाईलैंड के अंदर से भी पहले इत्तलात आ रही थी, लेकिन चूँकि उनको सयाहत का शुबा खोलना था, इसलिए उन्होंने सख्त इक़दाम किए। पाकिस्तान में सूरत हाल अलबत्ता खासी बेहतर है, लेकिन भारत का इस पर क्या रिएक्शन आया है, ये जो रिपोर्ट सामने आई है, दीगर ममालिक का क्या कहना है, और ख़ुद WHO की रिपोर्ट क्या बताती है, इस पर हमारे पास एक डिटेल्ड पैकेज है, आपको दिखाता है। आलमी इदारा सेहत की नई तहकीक में ये बात सामने आई है कि दुनिया भर में कोरोना वायरस के नतीजे में अंदराज करदा अमवात से 3 गुना ज्यादा अफराद हलाक हुए। आलमी इदारा सेहत का कहना है कि ये तादाद सरकारी आदादोशुमार से कहीं ज्यादा है, क्योंकि कुछ ममालिक में अमवात का सही तरीके से अंदराज नहीं किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2021 के आखिर तक दुनिया भर में कोरोना से 1,49,00,000 से जायद अमवात हुई, जबकि जनवरी 2020 से दिसंबर 2021 के आखिर तक इस अरसे में कोरोना से WHO को रिपोर्ट की जाने वाली अमवात की सरकारी तादाद तकरीबन 54 लाख रही। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक रिपोर्ट न होने वाली 50% अमवात का ताल्लुक भारत से है। भारत के सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक मुल्क में करीबन 4.25 लाख अफराद कोरोना की वजह से मौत के मुंह में चले गए, लेकिन आलमी इदारा सेहत की आदादोशुमार के मुताबिक भारत में कोरोना से तकरीबन 47 लाख अफराद का इंतकाल हुआ। ये तादाद सरकारी आदादोशुमार से 10 गुना ज्यादा है, जबकि वबा से होने वाली अमवात का 1/2% बनता है। खबर-ए-रसाई एजेंसी के मुताबिक यह आदादोशुमार इंतहाई हसास हैं, क्योंकि इस बहरान से निपटने के लिए दुनिया भर के हुकाम की कारकर्दगी और अहलियत की अक्कासी करते हैं। ये आदादोशुमार सामने आने के बाद कुछ ममालिक और खास तौर पर भारत की जानिब से आलमी इदारा सेहत की कोरोना के बायस होने वाली हलाकतों के आदादोशुमार को मुतनाज़ करार दिया जा रहा है। आलमी इदारा के मुताबिक कोरोना वबा से ज्यादातर यानी 84% अमवात जनूबी और जनूब मशरकी एशिया, यूरोप और अमरीका में वाक़ हुई। WHO का कहना है कि सिर्फ 10 ममालिक में तमाम इजाफी अमवात का 68% रिकॉर्ड किया गया। इन ममालिक में ब्राजील, मिस्र, भारत, इंडोनेशिया, मैक्सिको, पेरू, रूस, जनूबी अफ्रीका, तुर्की और अमरीका शामिल है, जबकि आलमी सतह पर अमवात में खवातीन के मुकाबले में मर्दों की तादाद 43% के मुकाबले में 57% ज्यादा रही। इसके अलावा 82% इजाफी अमवात 60 साल से ज्यादा उम्र के लोगों की हुई। बिल्कुल जी, आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट क्या कहती है आपने जाना। अब हम आपसे एक और बड़ी खबर शेयर करने जा रहे हैं, और ये बड़ी खबर है शिमाली कोरिया के हवाले से। शिमाली कोरिया का जब भी नाम आता है और शिमाली कोरिया से किसी बड़ी खबर के हवाले से बात होती है तो फ़ौरन से ये जहन में आ जाता है कि शिमाली कोरिया ने शायद कोई नया मिसाइल तजुर्बा जो है वो कर लिया होगा। तो बिल्कुल जी, खबर हमारे पास यही है कि शिमाली कोरिया ने एक और बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजुर्बा कर लिया है। जनूबी कोरिया की जानिब से, जापान के हुकाम की जानिब से इस बात की तस्दीक कर दी गई है कि कम्युनिस्ट मुल्क की जानिब से फ़ायर किया गया जो मिसाइल है ये मशरकी साहिल में गिरा है। आलमी खबर इदारा ये भी बता रहा है कि शिमाली कोरिया, जिसके बारे में आप जानते हैं उसमें बहुत सारी आलमी पाबंदियाँ हैं, उसके बावजूद रवां साल के दौरान ये उसका 14वां मिसाइल तजुर्बा है। यानी इससे पहले 13 मिसाइल से वो दाग चुका है पाबंदियों के बावजूद, और ये 14वां तजुर्बा आज उसने किया है। शिमाली कोरिया के जो मिसाइल तजुर्बात हैं उसने आलमी ताकतों को तशवीश के अंदर मुब्तला कर रखा है। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जिनका कहना यह है कि जौहरी तजुर्बात बहाल करने की जानिब एक कदम है, जबकि शिमाली कोरिया के जो रहनुमा हैं वो तो ख़ुद भी ये धमकी दे चुके हैं कि जो मिसाइल वो तैयार कर रहे हैं, जो भी हथियार वो तैयार कर रहे हैं, वो तमाम के तमाम उन ममालिक के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेंगे जो कि शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ बात करते हैं। अब ये कौन कौन से ममालिक हैं जी जो शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ हैं, क्यों शिमाली कोरिया के ख़िलाफ़ हैं, और अब इन तजुर्बात से वो अपने लिए कितना बड़ा ख़तरा महसूस कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें इस रिपोर्ट के अंदर।
शुमाली कोरिया के पैदर पे मिसाइल तजर्बात का सिलसिला जारी है। शुमाली कोरिया ने मशरकी साहिल से एक और बैलिस्टिक मिसाइल का तजर्बा किया। आलमी खबर इदारे के मुताबिक जनूबी कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ की तरफ से जारी एक बयान में कहा कि मिसाइल का यह तजर्बा शुमाली कोरिया के प्योंगयांग खित्ते में सुनान के मकाम से किया गया और ये मशरकी साहिल में गिरा। रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया की फौज के सरबराह का कहना है कि मिसाइल ने 470 किलोमीटर तक परवाज की और 780 किलोमीटर की बुलंदी तक पहुंचा। खबर एजेंसी एफपी की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया जनवरी से अब तक 14 मिसाइल तजर्बे कर चुका है, जिनमें 2017 के बाद पहली बार बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइल को मुकम्मल रेंज पर फायर करने का तजर्बा भी शामिल है, जिसे अमरीका और दीगर पड़ोसी ममालिक पर शुमाली कोरिया की जानिब से दबाव बरकरार रखने की हिकमत अमली करार दिया गया था। दूसरी जानिब जापानी वज़ीर-ए-आज़म ने भी शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बे की मजम्मत करते हुए कहा कि शुमाली कोरिया के बार बार किए जाने वाले मिसाइल तजर्बात को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। शुमाली कोरिया के मिसाइल तजर्बात खित्ते और बैनुल अक़वामी बिरादरी की सलामती और तहफ़्फ़ुज़ के लिए खतरा हैं। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान ने कहा, शुमाली कोरिया की जानिब से हालिया दिनों में बैनुल बराज़मी बैलिस्टिक मिसाइलों के कम अज़ कम 3 तजर्बात और ये हालिया तजर्बा अक़वाम मुत्तहिदा सलामती कौंसिल की करारदादों की सरीही खिलाफवर्जी है। ये तजर्बात बैनुल अक़वामी अमन और इस्तेहकाम के लिए शदीद खतरा हैं। मुतालबा भी किया कि शुमाली कोरिया फौरी तौर पर मिसाइल तजर्बात बंद कर दे। अमरीकी फौज ने भी प्योंगयांग से अदम इस्तेहकाम की कार्रवाइयों से गुरेज करने की अपील की। जर्मन नशियाती इदारे के मुताबिक गुज़िश्ता हफ्ते किम जोंग उन ने एक बहुत बड़ी फौजी परेड की निगरानी की थी और अपने जौहरी हथियारों को तेजी से वसअत देने और बेहतर बनाने का अज़्म जाहिर करते हुए मुमकिना पेशगी से मुताल्लिक हमलों के बारे में खबरदार किया था। सैटेलाइट की तस्वीर से ये बात भी सामने आई थी कि वो जल्द ही जौहरी तजर्बा दोबारा शुरू कर सकते हैं। साथ ही उन्होंने ये धमकी भी दी कि वो इन हथियारों को अपने तमाम तर मुखालिफिन के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ आला सतह सफारतकारी के खात्मे के बाद से शुमाली कोरिया ने किम जोंग उन के फौजी जदीदकारी के मंसूबों को दोगुना कर दिया है। शुमाली कोरिया बज़ाहिर मजीद पाबंदियों की धमकियों से भी लापरवाह है, क्योंकि उसने अमरीका की मुज़ाकरात की पेशकश को भी नज़रअंदाज कर दिया है। और अभी हमें आपको खबर देनी है जनूबी अमेरिका के मुल्क कोलंबिया से। ख़बर यह है कि जो कोलंबियन इंतज़ामिया है, जो वहाँ की गवर्नमेंट है, ख़ासतौर पर जो वहाँ के सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, वो बहुत अरसे से एक मनशियात फ़रोश को गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये जो इंतहाई मतलूब स्मगलर है, जिसको अरेस्ट कर लिया गया था इनकी जानिब से, तो इसको अमेरिका के हवाले कर दिया गया है। आपको बताएं कि आलमी खबरसां इदारे के मुताबिक ये जो डायरो एंटोनियो हैं, इनकी अमरीकी हवालगी के फ़ौरन बाद मनशियात स्मगलिंग केस में इनको न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में पेश किया गया, जहाँ एंटोनियो की जानिब से कसूरवार न होने की इस्तदा की गई। आपको बताएं कि वो अपने खिलाफ 3 अमरीकी वफाकी अदालतों में मनशियात केसेस का सामना करेंगे। उनकी जो इस्तदा थी कि वो कसूरवार नहीं है, इसको तो ज़ाहिर है वो कर दिया गया, डिसमिस कर दिया गया, क्योंकि बहुत बड़े बड़े ऐसे मनशियात के केसेस इनके ऊपर हैं जिनमें इनका नाम मौजूद है। इनको फ़ौज की निगरानी में जी यहाँ पर रखा गया था कोलंबिया के अंदर, और अब इनको अमेरिका के हवाले किया गया है। ये ड्रग माफिया के जो सरगना हैं, ये थे कौन, कब से इन्होंने ये स्टार्ट किया, कब से पुलिस इनके पीछे थी, क्यों इतने ज़्यादा ये मतलूब थे ख़ास तौर पर अमेरिका को, इनकी सारी जो हिस्ट्री है उसके ऊपर हमने एक पैकेज तैयार किया है, एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। कोलंबिया हुकूमत ने बदनाम जमाना मंशियात फरोश डायरो एंटोनियो असोगा को अमेरिका के हवाले कर दिया। हवालगी के फौरन बाद उन्हें न्यूयॉर्क की वफाकी अदालत में मंशियात स्मगलिंग केस की समाअत के लिए पेश किया गया। जुर्म साबित होने पर उन्हें उम्र कैद का सामना करना पड़ सकता है, जबकि एंटोनियो की जानिब से कसूरवार न होने की इस्तदा की गई है। मंशियात की दुनिया में असोगा की अरफियत रखने वाले डायरो एंटोनियो लातीनी अमेरिका में मंशियात फरोशी के एक बड़े गिरोह गल्फ ग्रुप के सरगना हैं। कोलंबियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने एंटोनियो को अक्टूबर 2021 में गिरफ्तार किया था। उस वक्त से गल्फ ग्रुप के सरबराह को मुल्की फौज की निगरानी में रखा गया था
और उनकी अमेरिका हवालगी भी फौज ही के ज़ेरे निगरानी अमल में लाई गई है। कोलंबियन सदर इवान दोगी ने फौज को स्मगलर की गिरफ्तारी और कामयाबी से अमेरिका सुपुर्दगी पर मुबारकबाद देते हुए कहा कि अंतोनियो दुनिया भर में मंशियात का न सिर्फ एक खतरनाक स्मगलर तस्वुर किया जाता था, बल्कि वो सफाक कातिल भी है जिसने कई समाजी सरकर्दा अफराद को हलाक करने के साथ साथ मुतअद्दिद लड़कों और लड़कियों का जिनसी इस्तेहसाल भी किया है। 50 साल डायरो अंतोनियो मुसल्ला गिरोह पॉपुलर लिबरेशन आर्मी के रुकन भी रह चुके हैं। इसके अलावा अंतोनियो एक गैर मारूफी इंतहा पसंद मुसल्ला गिरोह में भी शामिल रहे और फिर मंशियात फरोशों के ग्रुप में खतरनाक लीडर डैनियल हरीरा के लिए काम करना शुरू कर दिया। अंतोनियो ने 2009 में फिर इस ग्रुप की सरबराही संभाल ली और अपने ग्रोह का नया नाम गल्फ ग्रुप रखा, जिसने शुमाली कोलंबिया में बरसों अपनी दहशत कायम की रखी और इस दौरान कई अफराद को भी हलाक किया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अमेरिका में गैर कानूनी मंशियात स्मगलिंग का 30% गल्फ ग्रुप के जरिए ही पहुंचाया जाता था। हुकाम का कहना है कि अंतोनियो ने 2003 से 2014 के दरमियान अमेरिका में 73 मैट्रिक टन मंशियात स्मगल की थी। उन्होंने मंशियात की भारी मिकदार अमेरिका तक लाने के लिए लातीनी अमेरिका के ममालिक वेनेजुएला, ग्वाटेमाला, मैक्सिको और पनामा के रास्तों को इस्तेमाल किया। अमरीकी इंसदादे मंशियात के इदारे ने 2009 में अंतोनियो को अमेरिका में मंशियात की तरसील में मुलव्विस करार देकर इनके खिलाफ स्मगलिंग का मुकदमा न्यूयॉर्क शहर के इलाके में हटन की फेडरल कोर्ट में कायम किया था। बाद में ब्रुकलिन और मियामी की विफाकी अदालतों में भी इनकी अमेरिका में मंशियात फरोश सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई थी, जबकि अमेरिकी हुकूमत ने अंतोनियो को पकड़ने में मदद या मालूमात फराहम करने वाले के लिए $5 मिलियन इनाम का ऐलान भी कर रखा था। प्रोग्राम में मज़ीद खबरें, मज़ीद पैकेजेस भी शामिल करेंगे। दुनिया भर में क्या हो रहा है आपको आगाह करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा मिलते हैं। आज हम मिलने जा रहे हैं शकील जाजिब और उनकी फैमिली से। ये उदासी क्या है? ये बेसबब है या इसकी कोई बुनियाद है? बड़ा अदब जो है वो सारे का सारा ट्रेजेडी पे ही बेस कर रहा है। एसोसिएशन वालदा के साथ के वालिद की निस्बत ज़्यादा गहरी, ज़्यादा बेहतर थी। तो दिल की बात कहनी होती थी, इस तरह का मामला होता था तो हम फिर वालदा से बात करते थे। कुछ शायरी जो है आपकी सुनना चाहेंगे। हासिले उम्र है जो एक कसक बाकी है, मेरी सांसों में अभी तेरी महक बाकी है। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि फैमिली से भी अगर मिलवाएं ताकि। जी बिल्कुल जी। अच्छा भाभी, टाइम मैनेजमेंट कैसे होता है? क्योंकि वो जितना मसरूफ रहते होंगे तो फिर वक्त तो बहुत कम मिलता होगा। इसी सिलसिले में इनके साथ जुल्म भी मैं थोड़ा कर जाती हूँ। क्या इंट्रोडक्शन वैसे बाबा को करवाती हैं? मैं कहती हूँ बाबा मल्टी टैलेंटेड है। कभी कमी महसूस हुई अवार्ड्स की? मैं नहीं समझता कि कोई ऐसा तीर मारा है या कोई ऐसा बड़ा काम किया है कि उसके लिए अवार्ड मिले। अच्छा भाभी, आप सुनती हैं, दाद देती हैं, तनकीद करती हैं? रंग इनका थोड़ा चढ़ गया है। ठीक है। हाँ, शायरी के हवाले से। वेलकम बैक जी। अब हमें रुख करना है अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया का। अच्छा, यहाँ पाकिस्तान में जब भी अमेरिका के हवाले से कोई बात होती है तो हमारे जहन में एकदम से ये आ जाता है कि अमेरिका एक ऐसी जगह है जी जहाँ पर तमाम सहूलियात ज़िंदगी की मैसर हैं। वहाँ के जो रिहायशी हैं उन्हें किसी किस्म की कोई मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता है। हर चीज़ उनको मैसर है, गैस हो, पानी हो, बिजली हो। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया की जब बात हो रही है तो ख़बर हमारे पास ये है कि यहाँ खुश्क साली के बायस रिहायशियों को पानी के इस्तेमाल पर एक बार फिर से
पाबंदियां लगा दी गई हैं। पानी की शदीद किल्लत की वजह से रिहायशियों को खबरदार किया गया है कि इन गर्मियों में वो घर के बाहर पानी के इस्तेमाल को हफ्ते में एक बार तक महदूद करें, ताकि घरेलू इस्तेमाल के लिए अगले कई महीनों तक पानी जो है उसकी कमी को पूरा किया जा सके। हुकाम कहते हैं कि अगर पानी के इस्तेमाल पर 35% कमी न की गई तो आने वाले दिनों में मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। कैलिफोर्निया की रियासत कई दिहाइयों से अपनी ज़रूरियात के पानी के लिए सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ़ और बारिशों पर इन्हसार करती है, जिसका पानी जब सूरज चमकता है उसकी हरारत की वजह से नदियों और दरियाओं से गुजरता हुआ झीलों के एक बड़े निज़ाम को पानी मुहैया करता है। लेकिन रफ्ता रफ्ता पहाड़ों पर बर्फ़बारी और बारिशों में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी ज़्यादातर वजह गर्म और खुश्क मौसम है। अगर ये मौसम इसी तरह से गर्म रहता है, खुश्क रहता है, तो कैलिफोर्निया के लोगों के लिए कितनी मुश्किलात बढ़ सकती हैं। हमारे पास इस बारे में एक पैकेज है, आपको दिखाते हैं। अमेरिकी रियासत कैलिफोर्निया में खुशहाली के बायस पानी की शदीद किल्लत हो गई है। कमी को पूरा करने के लिए हुकाम ने नई पाबंदियां लगा दी। गुज़िश्ता 1200 साल की सबसे बड़ी खुशहाली से निपटने के लिए रियासत के हुकाम ने 60 लाख शहरियों को खबरदार किया है कि वो इस मौसम गर्मा के दौरान पानी का इस्तेमाल इंतहाई मुहतात तरीके से करें, वरना शदीद किल्लत का सामना करें। हुकाम ने रहायशियों से घर के बाहर गार्डन और दीगर जरूरत के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी को हफ्ते में सिर्फ एक दिन तक महदूद रखने की तलकीन की है, ताकि अगले महीनों के दौरान घरेलू बुनियादी जरूरियात के लिए पानी पूरा किया जा सके। डिस्ट्रिक्ट जनरल मैनेजर का कहना है कि इससे पहले भी कई बार पानी के इस्तेमाल पर पाबंदियां आयद की गई थी, लेकिन इस हद तक खतरा नहीं था जितना अब है। कैलिफोर्निया की रियासत कई दहाइयों से अपनी जरूरत के पानी के लिए सर्दियों के मौसम में पहाड़ों पर गिरने वाली बर्फ और बारिशों पर इन्हसार कर रही है, जिसका पानी नदियों और दरियाओं से गुजरता हुआ झीलों के एक बड़े निजाम को पानी मुहैया करता है। फिर ये झीलें काश्तकारी, बिजली की हुसूल और रोजमर्रा जरूरियात पूरी करने के लिए पानी मुहैया करती हैं, लेकिन रफ्ता रफ्ता पहाड़ों पर बर्फबारी और बारिशों में मुसलसल कमी हो रही है, जिसकी ज्यादातर वजह गर्म और खुश्क मौसम है। रवां साल बहार के मौसम के दौरान गुज़िश्ता 2 सालों के मुकाबले में ज्यादा बर्फ और बारिश हुई, लेकिन इसके बावजूद वो खुश्क साली के असरात को कम करने के लिए नाकाफी रही। अमेरिका के मगरबी हिस्सों, जिनमें रियासत कैलिफोर्निया भी शामिल है, में बड़े पैमाने पर जारी खुश्कसाली गुज़िश्ता 1200 बरसों की शदीद तरीन सूरत हाल है, जिसे माहौलियाती तब्दीली ने बदतरीन बना दिया है। जबकि 2021 इस खित्ते के लिए खुश्क तरीन साल रहा। तहकीक के नताज के मुताबिक 22 साल से जारी इस खुश्कसाली की शिद्दत में मुस्तकबिल करीब में कमी के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। बिल्कुल जी, मुस्तक़बिल करीब में इसमें कमी के कोई आसार नज़र नहीं आ रहे हैं, बल्कि जो प्रॉब्लम है, जो मसला है, ये और ज़्यादा बढ़ सकता है। वजह इसकी क्या है? वजह इसकी मौसमियाती तब्दीलियाँ हैं, लेकिन उससे सिर्फ पानी की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, उससे और बहुत सारी नई चीज़ें, नए मसाइल जन्म ले सकते हैं। एक रिपोर्ट, एक तहकीक सामने आई है बरतानवी साइंसी जरीदे की, जिसमें ये बताया गया है कि 2070 तक 2070 तक दुनिया भर में हज़ारों जो नए वायरस हैं वो जानवरों की मुख्तलिफ नस्लों को अपना निशाना बनाएंगे, जिनमें से कई एक फिर इंसानों में मुंतकिल होकर सेहत के मसाइल को जन्म देंगे। इसकी एक बहुत वाज़ेह मिसाल अभी जिसकी हम बात कर रहे थे इसी प्रोग्राम के अंदर, कोरोना वायरस है, जो कि एक जानवर से कहा यह जा रहा है, जो अभी तक की तहकीक है कि एक चमगादड़ से शुरू हुआ था और उसके बाद इसने इतना ज़्यादा 1.5 करोड़ के करीब लोगों को, जो आज एक नई रिपोर्ट भी शाया हुई है WHO की, उनको निशाना बनाया, उनको मौत के मुँह में भेजा। तो इसी तरह से 2070 तक ये तादाद वायरसेस की बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी जी? इसकी जिम्मेदारी जो है नेचर जो जरीदा है उसने डाली है आबो हवा की तब्दीली और मौसमों और तूफ़ानों की शिद्दत के ऊपर, क्योंकि माहौलियाती तब्दीलियाँ बहुत ज़्यादा आ रही हैं। वहाँ जहाँ सर्दी होती थी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है, जहाँ गर्मी हुआ करती थी वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ने लग गई है, और यही वजह है कि अब नए नए वायरस जो हैं वो भी वजूद में आ रहे हैं। और इसकी ताज़ा मिसाल, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, कोरोना है। अब ये जो नई तहकीक सामने आई है 2070 तक ये मामला इंसानी सेहत के लिए कितना ख़तरनाक होने वाला है, इस तमाम सूरत हाल पर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाएंगे। बरतानवी साइंसी जरीदे नेचर की तहकीक में इंकिशाफ हुआ है कि दर्जा हिरारत में मुसलसल इजाफे से वबाई अमराज का खतरा बढ़ सकता है। एक जानिब जहां ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने से
मौसमों और तूफानों की शिद्दत में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो वहीं इस तहकीक में सामने आने वाले इस इंकशाफ ने माहिरीन को और तशवीश में मुब्तला कर दिया है। रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि तेजी से बदलते माहौल से बचने के लिए जानवर ठंडे इलाकों का रुख करेंगे, जिसके बायस जब वो दूसरी नस्लों के जानवरों से पहली बार मिलेंगी तो 15,000 से जायद नए वायरस पैदा हो सकते हैं। साइंसदानों के मुताबिक 2070 तक दुनिया भर में हजारों नए वायरस जानवरों की मुख्तलिफ नस्लों को अपना निशाना बनाएंगे, जिनमें से कई एक इंसानों में मुंतकिल होकर सेहत के मसाइल में इजाफा कर देंगे। हालिया तहकीक में बताया गया है कि साइंसी माहिरीन ने दूध पिलाने वाले जानवरों की 3,000 से ज्यादा नस्लों के मॉडल की बुनियाद पर नताइज मुरतब किए, जिससे ये जाहिर हुआ कि अगर दुनिया के दर्ज हरारत में 2 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो जाता है तो अगले 50 वर्षों के दौरान नए वायरसों के पैदा होने, फैलने और जानवरों से इंसानों को मुंतकिल होने के इम्कानात बढ़ जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि सिर्फ दूध पिलाने वाले जानवरों में वायरसों की एक नस्ल से दूसरी नस्ल में मुंतकिली 4,000 बार से भी ज्यादा होगी, जबकि इस मुताले में परिंदे और आबी हयात को शामिल नहीं किया गया। मुहक्किकीन का कहना है कि तमाम नए वायरस कोरोना वायरस की सतह के हलाकत खेज और इंतहाई तेजी से फैलने की सलाहियत नहीं रखते होंगे, लेकिन इनकी तादाद और जानवरों से इंसानों और इंसानों से जानवरों में मुंतकिली की इनकी सलाहियत इंसानी आबादियों के लिए खतरात में नुमाया तौर पर इजाफा कर देगी। नई रिपोर्ट में ये बात भी सामने आई है कि नए वायरसों का हदफ खुसूसी तौर पर अफ्रीका और एशिया के बराज़म बनेंगे। तहकीक में एक हैरत अंगेज बात उस वक्त सामने आई जब साइंसदानों ने ये पता चलाने की कोशिश की कि जानवरों के तबादले कब से शुरू होंगे। साइंसदानों के लगाए गए तखमीने के मुताबिक ऐसी सूरत हाल इस सदी के आखिर में बननी थी, लेकिन तहकीक के नताइज के मुताबिक जानवरों के गर्म इलाकों से मुंतकिली 2011 में ही शुरू हो गई थी, जो कि 2040 तक तेजी से जारी रहेगी। माहिरीन का कहना है ये तहकीक इस जानिब भी इशारा करती है कि मुमकिन है ये अमल इन मकामात पर ज्यादा तेजी से शुरू हो चुका हो जो इंसानी आबादियों के करीब हैं। इस तहकीक के शरीक मुसन्निफ का कहना है कि दुनिया को वबाई अमराज के बढ़ते हुए खतरे पर काबू पाने के लिए लाजमी तौर पर ग्रीन हाउस गैसों का इखराज खत्म करना होगा, वरना इंसानों की आइंदा नस्लें इसका खमियाजा भुगतेंगी। बिल्कुल जी, वरना आइंदा आने वाली नस्लें जो हैं वो इसका खमियाजा भुगतेंगी अगर इकदाम फौरी तौर पर नहीं उठाए गए। तो 2070 तक का तो कहा गया है, लेकिन बहुत सारे नताइज, बहुत सारी चीज़ें जैसे कोरोना की सूरत में अभी भी हमारे सामने आ रही हैं और बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती हुई दिखाई दे रही हैं। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ, जाते जाते हमारा स्पेशल सेगमेंट चलते चलते ज़रूर देखिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद। लेजेंडरी फुटबॉलर डियागो मैराडोना की 1986 के मशहूर वर्ल्ड कप में पहनी गई यादगार जर्सी $93 लाख में नीलाम हो गई। ये शर्ट उन्होंने वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ मैच में पहनकर फैसला कुन गोल किया था, जिसे सदी की सबसे यादगार गोल का खिताब देने के साथ साथ दस्ते खुदा का नाम भी दिया गया था। लंदन के मारूफ सुथीबाइज नीलाम घर में इस जर्सी को फरोख्त के लिए पेश किया गया तो मैराडोना के एक परस्तार ने उसे खरीद लिया। इससे कबल खेलों की दुनिया से ताल्लुक रखने वाली किसी भी शय की इतनी ज्यादा कीमत कभी अदा नहीं की गई थी। ब्राजील के एक बहादुर ने जमीन से 6,236 फीट की बुलंदी पर 2 बड़े गुब्बारों के दरमियान मुअल्लक रस्सी पर चलने का हैरत अंगेज कारनामा सरअंजाम देते हुए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना लिया। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की जानिब से शेयर की गई एक वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे राफेल जोग्नो नामी जांबाज आसमान पर एक गुब्बारे से दूसरे गुब्बारे तक नंगे पांव रस्सी पर चल रहे हैं। दोनों गुब्बारों के दरमियान बंदी रस्सी की लंबाई 59 फीट बताई गई। इंटरनेशनल स्लैक लाइन ने ऊंचाई की तस्दीक करने के बाद ही रिकॉर्ड की तस्दीक की, जिसके बाद ब्राजीली नौजवान को सबसे ज्यादा बुलंदी पर स्लैक लाइन वॉक के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। अमेरिका में बुजुर्ग शहरी ने 100 मीटर दौड़ 14 सेकंड में मुकम्मल करके सबको हैरान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक 100 मीटर दौड़ का इनकाद हुआ, जिसमें बुजुर्ग शहरियों ने भी हिस्सा लिया। 70 साल अमेरिकी शहरी माइकल कृष्ण ने अपनी उम्र की कैटेगरी में 100 मीटर का फासला 13.4 सेकंड में तय करके इंटरनेट पर धूम मचा दी। सोशल मीडिया पर इनकी वीडियो को अब तक 19 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है, जबकि इंटरनेट सारिफीन के तबसरे भी जारी हैं। सारिफीन माइकल को नौजवानों के लिए मुतासर कुन शख्सियत करार दे रहे हैं। अर्जेंटीना में साइंसदानों ने 70 करोड़ साल पुराना एक 32 फीट लंबा डायनासोर दरियाफ्त कर लिया है। महक्कीकीन का कहना है कि अर्जेंटीना के सूबे सांता क्रूज से दरियाफ्त होने वाला ये डायनासोर अब तक दरियाफ्त होने वाला सबसे बड़ा मेगा रेप्टर डायनासोर है।
साइंसदानों का कहना है कि इस मेगा रेप्टर का साइंसी नाम मैक्रोथेरोकस है। बाकियात से मालूम होता है कि इस डायनासोर की छाती गहरी थी, जिसकी वजह से इसका नाम मैक्रोथेरोकस पड़ा। मुहक्किकीन की जानिब से डायनासोर की जिन बाकियात का तज्जिया किया उनमें रीढ़, पसलियों और टखनों की जुज़वी हड्डी और बाजू के ब्लेड के टुकड़े शामिल हैं। बहावलपुर की ग्रीन स्ट्रीट लोगों की तवज्जो का मरकज बनने लगी। बहावलपुर के इलाके गजलपुरा के मकामी लोगों का कहना है कि अपनी गली को सरसब्ज और खूबसूरत बनाने के लिए उन्होंने खुद कदम उठाया और पूरी गली में खूबसूरत फूल गमलों में लगाने के साथ साथ एलईडी लाइट्स भी उन गमलों पर सजाई। रात के वक्त इन गमलों पर लगी एलईडी लाइट्स यहाँ की खूबसूरती को दोबारा कर देती हैं। इस गली के मकीनों की देखा देखी अब आसपास की गलियों के रहायशी भी अपने घरों के बाहर गमले सजाकर माहौल दोस्त तब्दीली ला रहे हैं।